दोस्तों, जॉन गॉटमैन एक कमाल का साइकोलॉजिस्ट है जिसने 40 साल तक कपल रिलेशनशिप्स के ऊपर रिसर्च की। वो अपनी रिसर्च में, अपने काम में, अपनी साइकोलॉजी में इतना तगड़ा हो गया कि जब भी उसके सामने कोई कपल आता तो वो 5 मिनट के अंदर 90% एक्यूरेसी के साथ बता देता कि ये कपल आगे जाके डाइवोर्स लेगा या फिर नहीं। इतने इयर्स एंड इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद उसने एक कमाल की बुक लिखी जिसका टाइटल है द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क। अगर आप भी शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं आपका अपने वाइफ के साथ या आपके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आपकी शादी होने वाली है, तो आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि शायद इसके जरिए मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो टेक्निक्स बता दूं जिससे आप अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएंगे और एक हैप्पी मैरिज गुजार पाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि जॉन गॉटमैन एक कमाल का साइकोलॉजिस्ट है। उसने कपल्स पर रिसर्च करने के लिए एक स्पेशल सेंटर बनाया जिसको उसने कहा लव लैब। यहाँ कपल्स को एक अपार्टमेंट जैसी जगह पर बुलाया जाता और उनके डेली इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता। उन्हें अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने का कहा जाता, स्पेशली उन इश्यूज पर जिन पर उनके दरमियान अक्सर डिसएग्रीमेंट होता है। इस दौरान रिसर्चर्स सिर्फ ये नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे कि कपल किस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं, बल्कि ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो एक दूसरे से किस टोन में बात कर रहे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, वो एक दूसरे की बात सुन भी रहे हैं या नहीं, और डिसएग्रीमेंट के दौरान उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। इवन उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल को भी मॉनिटर किया जा रहा था। फिर जॉन गॉटमैन और उसकी टीम ने इन कपल्स को सालों तक फॉलो किया ताकि ये देखा जा सके कि वो कौन से कपल्स हैं जिनका रिलेशनशिप वक्त के साथ स्ट्रांग होता है, कौन सिर्फ एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं, और वो कौन से कपल्स हैं जो आगे जाके सेपरेट हो जाते हैं। दोस्तों, जब वो ये रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें एक जबरदस्त बात पता लगी। उन्होंने ये देखा कि जो भी हैप्पी कपल्स होते हैं या जो अपने रिलेशनशिप को लंबे अरसे तक चलाते हैं, सारी उम्र चलाते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, डिसएग्रीमेंट नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसा और पर्सनल हैबिट्स के ऊपर लड़ाइयां नहीं होती। फर्क ये होता है कि ये कपल्स इन लड़ाइयों को रिजॉल्व करते हैं। लिहाजा सक्सेसफुल मैरिज का मतलब ये नहीं कि उसमें लड़ाई ना हो, फर्क ये होता है कि वो लड़ाई करते कैसे हैं। कुछ कपल्स डिसएग्रीमेंट के दौरान भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट मेंटेन रखते हैं। वो गुस्सा होते हैं लेकिन पार्टनर को इंसल्ट नहीं करते, उसकी पर्सनालिटी पर अटैक नहीं करते और मसले को रिलेशनशिप से बड़ा नहीं बनाते। जबकि कुछ कपल्स एक छोटे से इशू को भी क्रिटिसिज्म, ब्लेम और डिसरिस्पेक्ट में बदल देते हैं। लिहाजा गॉटमैन के नजदीक शादी को खत्म करने वाली चीज कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का तरीका है। इसी बात के ऊपर उसने 4 ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई किया जिनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक कपल के दौरान ये जो मैरिज का रिलेशनशिप है, ये वीक होता जाता है और इवेंचुअली कल्मिनेट होता है डाइवोर्स में। इन 4 चीजों को उसने नाम दिया 4 हॉर्समैन का। इसमें सबसे पहला है क्रिटिसिज्म। यहां पर अक्सर लोग क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। इन दोनों का फर्क जानना जरूरी है। मसलन, अगर आपका पार्टनर कोई जरूरी काम करना भूल गया और आप कहते हैं कि आपने वो काम नहीं किया जो मैंने आपको कहा था, जिससे मुझे प्रॉब्लम हुई, ये कंप्लेंट है जो एक स्पेसिफिक एक्शन की बात कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप ये कहते हैं कि भाई तुमसे कभी कोई काम नहीं होता, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये हो गया क्रिटिसिज्म, और यही शादी को अंदर अंदर खा जाता है। दूसरा और सबसे डेंजरस बिहेवियर है कंटेम्प्ट। ये स्पेशली पाकिस्तान की शादियों में बहुत ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें एक पार्टनर, स्पेशली हस्बैंड, अपनी वाइफ को अपने से कमतर समझता है, उसकी सबके सामने इंसल्ट करता है, उसको नीचा दिखाता है, अपनी फैमिली के सामने उसका मजाक उड़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका पार्टनर या उसकी वाइफ उसको कोई सजेशन दे तो वो आगे से ये कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुमने कभी कोई लाइफ में डिसीजन लिया है, तुमसे मैं क्यों मशवरा लूं। या अक्सर जब पार्टनर कोई बात करता है तो उसकी बातें सुनकर आंखें घुमाना, सरकास्टिक टोन में जवाब देना, उसकी वीकनेस का मजाक उड़ाना या दूसरों के सामने उसे एम्बैरस करना, ये सब कंटेम्प्ट का पार्ट है। क्रिटिसिज्म में आप अपने पार्टनर के कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कंटेम्प्ट के अंदर आप उसे ये दिखाते हैं कि भाई तुम रिस्पेक्ट के काबिल ही नहीं हो, विच हर्ट्स द मैरिज लाइक एनीथिंग। गॉटमैन कहता है दोस्तों कि ये जो कंटेम्प्ट है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है डाइवोर्स का। क्योंकि एक दफा जब पार्टनर्स ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ दी, तो उसके बाद इमोशनल सेफ्टी रहना रिलेशनशिप के अंदर मुश्किल हो जाता है, विच इवेंचुअली लीड्स टू सेपरेशन। तीसरा बिहेवियर डिफेंसिवनेस है। ये तब होता है जब आपका पार्टनर आपसे कोई कंप्लेंट करता है और आप उसकी बात समझने की बजाय उसी के ऊपर वापस ब्लेम डाल देते हैं। इसको अक्सर गैस लाइटिंग भी कहते हैं। मसलन वाइफ कहती है आप आज फिर लेट आए और आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो हस्बैंड आगे से कहता है कि मैं लेट आया हूं तो क्या हो गया, तुम खुद भी तो कभी टाइम पे कोई काम नहीं करती। यहां देख रहे हैं कि हस्बैंड ने असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया, इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस बीवी के ऊपर डाल दी। इससे इनडायरेक्टली आप मैसेज ये दे रहे होते हैं अपने पार्टनर को कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं, प्रॉब्लम तुम में है। चौथा बिहेवियर है स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग का दोस्तों मतलब है कि कन्वर्सेशन से बिल्कुल विड्रॉ हो जाना, बिल्कुल अपने पार्टनर से बात ही ना करना।
ये देखे जरा आमिर खान का एक क्लिप। किरण और मेरा कुछ अनबन हुई थी, तो मैंने उसके साथ बात करना बंद कर दिया। तो चौथे दिन रात को वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी और मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था। तो एक पॉइंट पे वो रोने लगी और उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ स्टोन वॉलिंग, जिसमें आपका पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप किसी भी सूरत उससे एंगेज ही नहीं होना चाह रहे। ये स्टोन वॉलिंग भी एक बहुत बड़ी रीजन बनती है जिसकी वजह से कपल सेपरेट हो जाते हैं। ये जो 4 बिहेवियर्स हैं दोस्तों, क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्ट, डिफेंसिवनेस एंड स्टोन वॉलिंग, ये एक चेन की तरह काम करते हैं। एक पार्टनर क्रिटिसाइज करता है, दूसरा डिफेंसिव होता है, उसके बाद कंटेम्प्ट होता है, और इवेंचुअली दोनों आपस में बातचीत को बंद कर देते हैं। एंड वंस दिस हैपेंस, इट लीड्स टू इमोशनल डिस्कनेक्शन। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इसका सोल्यूशन भी है। और यहीं से जॉन गॉटमैन अपने 7 प्रिंसिपल्स का आगाज करता है। इनमें से पहला प्रिंसिपल है एनहांस योर लव मैप्स। लव मैप से गॉटमैन का मतलब है वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक आपके पार्टनर के इंटरनल वर्ल्ड से है। स्पेशली जेन जी मेरी बात को गौर से सुने, बिकॉज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट दे फेस। होता कुछ क्यों है कि आजकल पार्टनर्स को ये तो बहुत पता होता है कि भाई मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को खाना कौन सा पसंद है, इसका फेवरेट कलर क्या है, या उसको कौन सी मूवीज देखना पसंद है। लेकिन ये मालूम नहीं होता कि उसका जो पार्टनर है, उसका जो स्पाउस है, वो आजकल किस प्रेशर से गुजर रहा है। उसकी जिंदगी के क्या वो गोल्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है, उसके फियर्स क्या हैं, वो किन चीजों के बारे में वरीड है, वो फैमिली को लेकर क्या सोच रहा है, और आजकल वो किन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स का शिकार है। मसलन, क्या आपको पता है कि इस वक्त आपके पार्टनर की जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? उसका कौन सा ख्वाब है जो वो अभी तक अचीव नहीं कर सका या नहीं कर सकी? उससे अपनी जॉब में किस चीज से फ्रस्ट्रेशन होती है? वो अपनी जिंदगी में किस शख्स से सबसे ज्यादा क्लोज है? या वो कौन सा एक्सपीरियंस है जिसने उसकी पर्सनैलिटी को डीपली इफेक्ट किया है? दोस्तों, ये बहुत गहरे सवाल है जिनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए इफ यू वांट टू हैव अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप। होता कुछ यूं है कि शादी के शुरू में तो कपल्स बहुत बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना भी चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, शादी गुजरती है, शादी मैच्योर होती है, तो लोग इस तरह की डीप कन्वर्सेशन एक दूसरे से करना बंद कर देते हैं। उस वक्त बात सिर्फ ये होती है कि भाई तुमने बिल पे कर दिया, बच्चों की फीस दे दी, ग्रोसरी ले ली और किराया दे दिया कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन याद रखें ये ट्रांजैक्शनल बातें हैं, ये मैनेजमेंट की बातें हैं। ये गहरी बातें नहीं है। दीज आर वेरी सुपरफिशियल टॉक्स। प्रॉब्लम ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ पार्टनर की तरह रहने की बजाय रूममेट्स की तरह रह रहे होते हैं, जो सिर्फ घर चला रहे हैं। इसमें एक और बहुत ही गहरा इशू है। ये बात आपने याद रखनी है कि जिस शख्स से आपने आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले शादी की थी, आज वो शख्स वो नहीं है। हर इंसान एक मेंटल एवोल्यूशन से गुजरता है, इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन से गुजरता है। वक्त के साथ उसकी प्रायोरिटीज, ड्रीम्स, फियर्स और थिंकिंग चेंज हो जाती है। इसीलिए सिर्फ एक दफा अपने पार्टनर को जानना जरूरी नहीं है। आपको बार बार एफर्ट करनी पड़ेगी सो दैट यू गेट टू नो हाउ ही इज चेंजिंग। गॉटपेन के नजदीक जिन कपल्स के लव मैप्स डिटेल्ड होते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के इंटरनल वर्ल्ड को सही तरीके से जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते हैं कि उसका बिहेवियर हर वक्त आपके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये बिहेवियर उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा है। मसलन, अगर आपका पार्टनर कुछ दिनों से खामोश है और आपको पता है कि वो ऑफिस में किसी सीरियस प्रेशर से गुजर रहा है, तो आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप उसकी सिचुएशन को समझ जाएंगे और उसे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इस लव मैप को इंप्रूव कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ घर आए या आप घर आए, तो आपने ये सवाल नहीं पूछना कि आज का दिन कैसा था, क्योंकि इसका जवाब अक्सर यही होता है कि ठीक था। आपने स्पेसिफिक और टारगेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। मसलन, आप पूछ सकते हैं कि आज के दिन का सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट कौन सा था, आज किस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी दी, आजकल तुम किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे हो, मैं इस वक्त तुम्हारी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं या कर सकती हूं। दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो आपको आपके पार्टनर के इंटरनल वर्ल्ड से जबरदस्त तरीके से कनेक्ट कर देंगे। सिर्फ मोहब्बत के बड़े बड़े जेस्चर्स काफी नहीं है। ये छोटी छोटी ट्रिवियल बातें इवेंचुअली आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगी। अब बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 पे, जो कि है नर्चर योर फॉन्डनेस एंड एडमिरेशन। इसका सिंपल मतलब यह है कि आपके पार्टनर्स के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं उन्हें नोटिस करें, ऑब्जर्व करें और ओपनली उसे एडमायर करें। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में एक ये मसला भी है कि भाई हम ओपनली अपने शौहर की, अपनी बीवी की, अपने फैमिली के सामने तारीफ नहीं कर सकते। हमें शर्म आती है, हमें प्रेशर फील होता है। नेवर फॉल फॉर दिस प्रेशर। अगर आपको अपने स्पाउस के अंदर कोई चीज अच्छी लगती है तो फिर खुल के उसका इजहार करें। शादी के शुरू शुरू में फिर भी शायद पार्टनर्स एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज को नोटिस करते हो या उसका इजहार करते हो, लेकिन वक्त के साथ दे बिकम सेंसिटाइज्ड, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता है। जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ की अच्छी क्वालिटीज को देखना बंद कर देते हैं तो आपके माइंड में उसकी एक नेगेटिव इमेज बनने लगती है। फिर आप उसकी हर बात को नेगेटिव वे में इंटरप्रेट करते हैं। अगर वो चुप है तो आपको लगता है कि वो एरोगेंट है।
अगर वो कोई सजेशन दे तो आपको लगता है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, और अगर वो कोई अच्छा काम करना भी चाहे तो आप उसे जेन्युइन नहीं समझते। ये जो फॉन्डनेस और एडमिरेशन की मैंने बात की, ये दरअसल इसी नेगेटिविटी से आपको दूर रखती है। जब आपके दिल में आपकी बीवी के लिए रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन मौजूद होती है, या अपने हस्बैंड के लिए, तो डिसएग्रीमेंट्स के दौरान भी आप उसे अपना दुश्मन नहीं समझते। अब इस फॉन्डनेस को नर्चर कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी बीवी या अपने हस्बैंड की कम से कम 3 क्वालिटीज लिखें जो आपको जेन्युइनली पसंद है। मसलन वो हार्ड वर्किंग है, केयरिंग है, ऑनेस्ट है, या डिफिकल्ट सिचुएशंस में पेशेंट रहता है। फिर हर क्वालिटी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट याद करें जहां पार्टनर ने वो क्वालिटी शो की हो, और सिर्फ अपने माइंड में अप्रिशिएट नहीं करना, आपने उसके सामने एक्सप्रेस करना है कि भाई मैं तुम्हारी कदर करता हूं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, तुम्हें एडमायर करता हूं इस चीज के लिए। मसलन आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम इतनी बिजी होती हो लेकिन इसके बावजूद तुम मेरी बात सुनती हो, मेरे काम करती हो। या वाइफ अपने हस्बैंड को ये कह सकती है कि आज तुमने जिस तरह से ये सिचुएशन हैंडल की मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह पाकिस्तानी मुआशरे में हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बात जरूर कहें कि भाई जिस तरीके से तुम मेरी फैमिली को हैंडल करती हो, उनके टेंट्रम्स को हैंडल करती हो, उनके नखरों को हैंडल करती हो, मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूं, एंड आई अप्रिशिएट यू। ये सेंटेंसेस बहुत सिंपल हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप के एनवायरनमेंट को बिल्कुल बदल के रख सकते हैं। गॉटमैन ये कहता है कि हेल्दी मैरिजेस के अंदर अप्रिसिएशन किसी बड़े या स्पेशल ओकेजन का वेट नहीं करती। एक छोटा सा थैंक यू, एक छोटा सा सॉरी, एक छोटी सी स्टेटमेंट ऑफ अप्रिसिएशन कैन गो अ लॉन्ग वे इन सस्टेनिंग योर मैरिज। इसका मतलब यह है कि जब आपकी बीवी, आपका शौहर आपकी अटेंशन, आपका सपोर्ट, आपसे इमोशनल कनेक्शन चाह रहा हो, तो उसको इग्नोर करने की बजाय उसी की तरफ मुड़े। गॉटमैन इन छोटी छोटी अटेम्प्ट्स को कहते हैं बिड्स फॉर कनेक्शन। अब माय डियर बुक बडीज, ये जो बिड्स फॉर कनेक्शन है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपका शौहर या आपकी बीवी आपको हमेशा आके ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा। दे आर ऑलवेज इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका शौहर ऑफिस से आपको ये कहता है कि तुम्हें पता है आज ऑफिस में एक अजीब सी बात हुई, या आपकी बीवी आपको कहती है कि ये वीडियो देखो ये कितनी फनी है, या फिर वो ये कहती है कि आज मैं बहुत थकी हुई हूं। ये बातें बहुत ही नॉर्मल है जिनको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। बट यू नो दोस्तों, ये दरअसल वो छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं जो आपके पार्टनर को आपसे चाहिए। अब इस तरह की सिचुएशन में ना 3 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहला है टर्निंग टूवर्ड, यानी आप अपने स्पाउस की बात को फौरन अटेंशन देते हैं। मसलन अगर आपकी बीवी कहती है कि ये वीडियो देखो, तो आप अपने सब काम छोड़ के फौरन कुछ सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए वो वीडियो देखते हैं, सो दैट शी फील्स कनेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड। दूसरा रिस्पॉन्स है टर्निंग अवे। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका पार्टनर बोले जा रहा है कि भाई ये बात सुन लो या ये बात देख लो, और आप मुसलसल अपने फोन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं या उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। और तीसरा रिस्पॉन्स है टर्निंग अगेंस्ट। इसमें आप बात को इग्नोर नहीं करते, बल्कि एक नेगेटिव और अग्रेसिव रिस्पॉन्स देते हैं। मसलन आप घर आते हैं और आपकी बीवी कहती है कि आज मेरा दिन बहुत डिफिकल्ट था, मैं बहुत थकी हुई हूँ, और आप आगे से कहते हैं भाई मैं भी बहुत थका हुआ हूं, मेरा भी दिन बहुत मुश्किल था। ये छोटी छोटी बातें रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस पैदा करती हैं, एंड इवेंचुअली स्नो बॉल इनटू बिगर थिंग्स। अब आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जब भी आपका पार्टनर बात कर रहा है, इज इट अ बिट फॉर कनेक्शन और नॉट। जैसे ही आप आइडेंटिफाई करें, इंस्टेड ऑफ टर्निंग अवे और टर्निंग अगेंस्ट, टर्न टुवर्ड हर। क्योंकि दोस्तों, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक इमोशनल बैंक अकाउंट की तरह है, जिसमें आप मुसलसल इमोशनल कनेक्शन के जरिए उसके अंदर इमोशनल पैसे जमा करवा रहे हैं। और ये बात भी जान लें कि जब रिलेशनशिप में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, तो यही इमोशनल सेविंग्स अकाउंट आपकी मदद करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि आपका पार्टनर जानता है कि इस वक्त ये स्ट्रेस में है, लेकिन ये वाकई में मेरी केयर करता है और ये मेरी बात लाजमी सुनेगा। जॉन गॉटमैन का चौथा प्रिंसिपल है लेट योर पार्टनर इन्फ्लुएंस यू। इसका मतलब यह है कि एक शादी के अंदर आप सिर्फ अपने डिसीजंस, अपनी ओपिनियन, अपनी मर्जी को इंपॉर्टेंस ना दें, बल्कि अपने स्पाउस की भी बात सुने। शादी एक रिलेशनशिप है, लेकिन कई रिलेशनशिप में हस्बैंड या वाइफ हर डिसीजन को कंट्रोल करना चाहते हैं। हस्बैंड को लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है, और जो उसकी बीवी है उसको उसकी बात मान लेनी चाहिए। मसलन अगर वाइफ की कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इस वक्त इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहिए, और हस्बैंड बिना उसका कंसर्न समझे ये जवाब दे देता है कि तुम्हें बिजनेस की समझ ही नहीं है, इसलिए ये डिसीजन मुझे ही करने दो। यहाँ वो सिर्फ बीवी की सजेशन को रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है, और ये बता रहा है कि मुझे तुमसे ज्यादा पता है। अब इसकी क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। समझे हस्बैंड ने वीकेंड के ऊपर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान किया, और बीवी कहती है कि तुम काफी दिनों से, काफी अरसे से हमें टाइम नहीं दे रहे, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। अब इसमें हस्बैंड के पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो ये कह सकते हैं कि भाई मैंने प्लान बना दिया, अब ये प्लान मैं नहीं छोड़ सकता, या फिर वो अपनी बीवी की बात को समझ के ये भी रिस्पॉन्स दे सकता है कि तुम वाकई में सही कह रही हो, मैं पिछले काफी अरसे से काफी बिजी हो चुका हूँ, मैं अपने प्लान को ना शॉर्ट कर देता हूँ, और जो बाकी टाइम बचेगा वो मैं तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ गुजारूंगा। अब देखें आप दोनों रिस्पॉन्सेज में कितना फर्क है। यहाँ हस्बैंड ने अपनी सारी प्रेफरेंस को सेक्रीफाइस नहीं किया, बल्कि अपने पार्टनर की फीलिंग को डिसीजन का हिस्सा बनाया। अब यहाँ पर ना वाइफ्स के लिए, बीवियों के लिए गुड न्यूज है। गॉटमैन की रिसर्च ये कहती है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ्स का इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं,
उनकी मैरिजेस ज्यादा लॉन्ग टर्म होती हैं और ज्यादा खुश होती हैं। जबकि जो हस्बैंड हर डिसीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपनी वाइफ को इग्नोर कर देते हैं, उनकी मैरिज में अक्सर स्ट्रेन ही रहता है। अगेन पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एक पिदराना निज़ाम है जिसमें हस्बैंड हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि अगर वो बीवी के इन्फ्लुएंस में आ गया तो वो हार जाएगा, वो एक वीक इंसान है। हमारे माशरे में एक टर्म है ना, रन मुरीद। ये जो रन मुरीदी का चक्कर है ना, इसी से फैमिलीज डिस्ट्रॉय होती हैं। भाई हस्बैंड एंड वाइफ आर पार्टनर्स। अगर हस्बैंड वाइफ की बात मानता है तो ये रन मुरीदी नहीं है, ये इस बात को शो करता है कि वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करता है, और ऐसे ही रिलेशनशिप कामयाब होते हैं। तो अगर आप अपनी बीवी की बात मानते हैं और लोग आपको कहते हैं ना कि तुम रन मुरीद हो, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। प्रिंसिपल नंबर 5 है सॉल्व योर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। देखिए कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्वेबल होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स परपेचुअल होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। फॉर एग्जाम्पल, घर के काम कौन करेगा, मंथली बजट कैसे मैनेज होगा, फैमिलीज को कितना टाइम देना है, या बच्चों को स्कूल कौन लेकर जाएगा, ये सब सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है। दूसरी तरफ जो अनसॉल्वेबल या परपेचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका ताल्लुक आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी या वैल्यू से होता है। मसलन अगर आपकी बीवी इंट्रोवर्ट है तो है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह हस्बैंड जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, पैसा खर्च करना चाहता है, और बीवी पैसे को सेव करना चाहती है। अब ये दो अलग पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, अगर आप इसके ऊपर लड़ना शुरू हो गए तो फिर आगे प्रॉब्लम्स ही होंगे। लिहाजा गॉटमैन कहता है कि जब भी आप किसी इशू को फेस करें तो ये देखें कि क्या ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है या परपेचुअल प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप परपेचुअल प्रॉब्लम के ऊपर हर वक्त आर्गुमेंट करते रहेंगे ना, तो सारी जिंदगी आपकी कॉन्फ्लिक्ट में निकल जाएगी, एंड दैट विल लीड टू अ अनहेल्दी मैरिज। लेकिन ये बात भी याद रखें कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी तब निकलता है जब आपको बात करने का सही तरीका आता हो, और इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला है सॉफ्टन योर स्टार्टअप। गॉटमैन के अकॉर्डिंग किसी कन्वर्सेशन का एंड अक्सर वैसे ही होता है जैसे उसकी बिगिनिंग होती है। अगर आप कन्वर्सेशन क्रिटिसिज्म, ब्लेम या गुस्से से स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला बंदा भी नेचुरली डिफेंसिव हो जाएगा। मसलन वाइफ कहती है कि तुम्हें घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर ही नहीं आती, हर काम मुझे ही करना पड़ता है। याद रखें ये एक हार्श स्टार्टअप है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम को डिस्कस करने की बजाय आपने अपने पार्टनर के कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। इसे सॉफ्ट स्टार्टअप में कुछ इस तरह कहा जा सकता है, मैं आजकल घर के कामों की वजह से बहुत टाइट फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेरी हेल्प करें। वाह क्या जबरदस्त तरीका है अपनी बात को कम्युनिकेट करने का। बात पहुंच भी गई और अगला बंदा ऑफेंड भी नहीं हुआ। अब इस पे चांसेस हाई हैं कि आपका जो हस्बैंड है वो आपकी बात समझेगा और कॉन्फ्लिक्ट की बजाय आप एक सोल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। दूसरा स्टेप है यूज रिपेयर अटेम्प्ट्स टू डिफ्यूज टेंशन। आर्गुमेंट के दौरान कई बार कोई स्पाउस टेंशन को कम करने की कोशिश करता है। वो कह सकता है कि चलो थोड़ा काम होकर बात करते हैं, या मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ, या शायद मैंने अपनी बात गलत तरीके से कही, या वो हल्का सा जोक करके एनवायरनमेंट को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। गॉटमैन इन्हें रिपेयर अटेम्प्ट्स करता है जो किसी भी आर्गुमेंट के अंदर आपके बहुत काम आ सकती हैं। तीसरा स्टेप है काम योरसेल्व्स डाउन। देखिए जब हस्बैंड और वाइफ के दरमियान आर्गुमेंट हो रहा होता है ना, तो दोनों के इमोशंस हाई होते हैं, और जब इमोशंस हाई होते हैं तो इंसान अपने कंट्रोल में नहीं होता, वो अच्छे फैसले नहीं ले पाता। लिहाजा इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपने आप को काम डाउन करना है। आपको लग रहा है कि आप आर्गुमेंट के अंदर जा रहे हैं तो ब्रेक ले लें, घर से बाहर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कन्वर्सेशन वापस आकर ना करें। काम डाउन है और फिर मैच्योर लोगों की तरह उस बात को कंटिन्यू करें। चौथा स्टेप है कॉम्प्रोमाइज। ये वो लफ्ज है जो आज की जेन जी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। वो कहते हैं कि भाई हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन याद रखें, ये आप मेरी बात सुन लें, कि कोई भी रिलेशन चल ही नहीं सकता जब तक उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो। कोई भी परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, कोई भी हर वक्त ग्रीन फ्लैग नहीं होता। रिलेशनशिप वर्क्स व्हेन देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का ये मतलब नहीं कि एक ही पार्टनर कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो। आप दोनों आपस में मिलकर डिस्कस करें और देखें कि कौन सा मिडिल वे निकल सकता है। ओनली देन योर मैरिज विल फ्लरिश। और पांचवा और क्या ही खूबसूरत स्टेप है वो ये कि बी टॉलरेंट ऑफ योर पार्टनर्स फ्लॉज। मैंने आपको बताया ना कि हर बंदा ग्रीन फ्लैग नहीं होता, हर बंदा 10 में से 10 नंबर नहीं लेता। शायद आपके हस्बैंड के अंदर 7 क्वालिटीज अच्छी हो और 3 बुरी हो, या आपकी वाइफ के अंदर 9 क्वालिटीज अच्छी हो और सिर्फ एक क्वालिटी बुरी हो। Then focus on the 9 and be ignorant of the one weakness that she has. Tolerance will take your marriage a long way. Principle number 6 है manage the perpetual problems. गॉटमैन की रिसर्च ने यह साबित किया कि किसी भी शादी के अंदर 69% प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो perpetual होती हैं, जो सॉल्व ही नहीं हो सकती। They will always carry on. ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर हस्बैंड और वाइफ की डिफरेंट पर्सनालिटीज, फैमिली बैकग्राउंड्स, लाइफस्टाइल्स, प्रायोरिटीज और वैल्यूज की वजह से पैदा होते हैं। गॉटमैन यहाँ पर जबरदस्त बात लिखता है। वो कहता है कि जो सक्सेसफुल कपल्स होते हैं वो अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें पता होता है कि जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, और जो परपेचुअल प्रॉब्लम है उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो ये बात भी लिखता है कि परपेचुअल प्रॉब्लम्स तब डेंजरस हो जाते हैं जब वो एक ग्रिडलॉक बन जाए।
ग्रिडलॉक का मतलब है कि कपल एक ही इशू पर बार बार आर्ग्यू करे, लेकिन ना तो कोई प्रोग्रेस हो और ना दोनों एक दूसरे की पोजीशन समझे। हर कन्वर्सेशन ब्लेम और फ्रस्ट्रेशन पर खत्म हो। दोनों को लगे कि सामने वाला बंदा जिद्दी है और मुझे तंग करने के लिए मेरी बात नहीं समझ रहा। वंस दिस हैपेंस, द मैरिज गोज थ्रू टफ टाइम्स। मसलन हस्बैंड अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वाइफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से रिस्क नहीं लेना चाहती। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ उसकी ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करती, जबकि वाइफ को लगता है कि हस्बैंड फैमिली की फाइनेंशियल सेफ्टी को सीरियस नहीं ले रहा। दोनों सरफेस लेवल पर बिजनेस और पैसों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई डीप फियर या कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो। हस्बैंड के लिए शायद सिर्फ बिजनेस पैसा कमाने का जरिया ना हो, बल्कि उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी अचीवमेंट और उसके जिंदगी में कुछ कर दिखाने का मीडियम हो। जबकि वाइफ के लिए सेविंग सिर्फ बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा ना हो, बल्कि सिक्योरिटी हो, क्योंकि शायद उसने अपने बचपन में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फेस की हो। गॉटमैन सजेस्ट करता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, किसी ग्रिडलॉक में फंस जाएं, तो अपने पार्टनर को कन्विंस करने की बजाय कुछ ये सवाल पूछें: ये चीज तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर ये ना हुआ तो तुम्हें किस चीज का डर है? इस डिजायर का या इस ख्वाहिश का तुम्हारे पास से कोई कनेक्शन है? तुम आइडियली अपनी जिंदगी को किस तरह देखते हो? मैं आपको लिख के ये बात दे सकता हूँ कि जो लोग भी इस वक्त मुझे मोबाइल के ऊपर सुन रहे हैं या डेस्कटॉप या टीवी के ऊपर मेरी बातें सुन रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के कल्चर में इस तरह के सवाल तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी बीवी या हस्बैंड से करें। पाकिस्तान में बीवी का एक ही रोल है कि वो हस्बैंड के पीछे पीछे चलती रहती है और उसकी बात मानती है, और हस्बैंड का यही रोल है कि ही इज अ प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। ये जो डीपर कनेक्शन है, इसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये डीपर कनेक्शन नहीं होगा, मैरिज का मजा ही नहीं आएगा और वो पार्टनरशिप ही नहीं डेवलप होगी जिसकी वजह से मैरिज का इंस्टीट्यूशन कायम हुआ। और दोस्तों, आखिरी प्रिंसिपल है क्रिएट अ शेयर्ड मीनिंग। गॉटमैन कहता है कि शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने शादी की, बच्चे पैदा किए और अपने घर के बिल्स दिए, बल्कि शादी का मतलब ये है कि आप दोनों एक मीनिंगफुल जिंदगी गुजार सकें। गॉटमैन कहता है कि स्ट्रॉन्ग मैरिजेस में कपल का अपना एक शेयर्ड कल्चर होता है। इस कल्चर में उनके रिचुअल्स, वैल्यूज, रोल्स और फ्यूचर गोल्स इंक्लूडेड होते हैं। रिचुअल्स वो छोटी एक्टिविटीज होती हैं जो उन्हें इमोशनली कनेक्टेड रखती हैं, जैसे रोजाना कुछ टाइम साथ गुजारना या किसी स्पेशल ओकेजन को अपने तरीके से सेलिब्रेट करना। हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपने रोल्स और एक्सपेक्टेशंस भी ओपनली डिस्कस करने चाहिए, ताकि जिसके दिल में जो बात है वो क्लियर हो सके एंड बोथ नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ईच अदर। तो दोस्तों, ये तो थे कमाल के 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क बाय जॉन गॉटमैन। याद रखें कि मैरिज सिर्फ वन टाइम अफेयर नहीं है, वन टाइम इंसिडेंट नहीं है। इट इज अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट इन योर पार्टनर। आपको मुसलसल एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इवॉल्व्स विद टाइम। जिस तरह जॉर्डन पीटरसन कहता है ना कि हफ्ते के अंदर हस्बैंड और वाइफ को डेट पर जरूर जाना चाहिए, तकरीबन 90 मिनट्स के लिए, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर। इस तरह करने से उनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा और मैरिज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगी। अब मेरी बुक बडीज आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दोबारा देखें, पॉज कर करके देखें, एक पेपर और पेन उठाएं और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको लिखें, अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं या जिनकी मैरिज इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। मुझे यकीन है कि इन पॉइंट्स को अगर आपने सही तरीके से समझ के अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया, योर मैरिज विल बिकम हेल्दी एंड यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।